प्यारे बच्चों, कक्षा 8वीं के निर्धारित पाठ्यक्रम में समाहित पाठ्यपुस्तक भारत की खोज का ये तीसरा पाठ सिंधु घाटी सभ्यता। बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता या उसके आगे की जो भी टॉपिक आएंगे, निश्चित रूप से मैं मान के चलता हूं कि आप लोग अपने एसएसटी के सिलेबस में उसे पढ़ रहे होंगे या पढ़ चुके होंगे। फिर भी एक सामान्य रूप से मैं उस पे कुछ बातें बोलते हुए आगे बढ़ता हूँ। हो सकता है कि मैं आपको कोई नई जानकारी दे पाऊँ। सिंधु घाटी सभ्यता भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर उस सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है जिसके अवशेष सिंध के मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं। इन खुदाइयों ने प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति ला दी। 1920-21 के आसपास राखला दास बनर्जी और उनके सहयोगी यों के द्वारा इसकी खोज हुई। बच्चों, आपको पता होगा कि आज हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो सिंध और पंजाब प्रांत की बात की जा रही है, वो सिंध और पंजाब का वो हिस्सा दोनों पाकिस्तान में है। दोनों की एक दूसरे से काफी दूरी है, लेकिन चूंकि खुदाई एक साथ हुई, एक साथ ही सामने आए, इसलिए उन्हें हम एक ही साथ याद करते हैं। जैसे जब हम बात करते दमन दीव की, दमन दीव, गोवा दमन दीव का लोग नाम ले लेते हैं एक साथ, क्योंकि एक साथ आज़ादी हुई, मुक्ति हुई। लेकिन असलियत क्या है कि गोवा कहाँ है, दमन कहाँ है और दीव कहाँ है। उसी प्रकार से दोनों स्थानों पर इन खंडहरों की खोज मात्र एक संयोग थी। इस बात में संदेह नहीं कि इन दोनों के बीच भी बहुत से और नगर एवं अवशेष दबे पड़े होंगे जिन्हें प्राचीन मनुष्य ने बसाया होगा। यह सभ्यता विशेष रूप से उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली थी। संभव है कि भविष्य में भी इस सुदूर अतीत को उद्घाटित करने का काम हाथ में लिया जाए और महत्वपूर्ण नई खोजें की जाए। नेहरू जी क्या कह रहे हैं कि अभी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को हम जाने हैं, हो सकता है कि खुदाई हो और कुछ नए नगर, कुछ नए अवशेष मिले जिससे कुछ और जानकारियां हमको मिले। बच्चों, हो सकता है आगे चर्चा में आए तुम, लेकिन मैं अभी ही आपको बता देता हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता का यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो अवशेष मिले हैं उसका भारतीय इतिहास में बड़ा महत्व है। सभ्यता शब्द का प्रयोग इसके लिए होता है तो आप सोचेंगे सभ्यता से तात्पर्य क्या है। यानी पहला चिन्ह जहां हमें सिविलाइज्ड तरीके से जीने के अवशेष मिलते हैं, यानी जानकारी कि हम पहले कब रहने की, जैसे आज हम रह रहे हैं वैसे पहली बार हम कब रहना शुरू किए थे, इसकी जानकारी। तो बच्चों, दुनिया में अब तक जितने भी अवशेष मिले हैं, जितनी भी खुदाइयां हुई हैं कि मनुष्य कब से व्यवस्थित तरीके से रहना शुरू किया है, तो उसमें सबसे प्राचीन और सबसे व्यवस्थित जो जानकारी मिली है रहने की, वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की है। यानी दुनिया में सबसे पहले रहने, खाने पीने और अन्य तौर तरीकों का विकास भारत में हुआ। यह सभ्यता विशेष रूप से उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली थी। संभव है भविष्य में इससे भी सुदूर अतीत को उद्घाटित करने का काम हाथ में लिया जाए और महत्वपूर्ण नई खोजें की जाए। इस सभ्यता के अवशेष इतनी दूर दूर तक जगहों पे मिले हैं, जैसे पश्चिम में काठियावाड़। काठियावाड़ क्या है बच्चों? काठियावाड़, जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो हम लोग उत्तर प्रदेश को नहीं, अवध क्षेत्र, पश्चिम उत्तर प्रदेश, और हम लोग जहाँ रहते हैं उसको पूर्वांचल, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे बुंदेलखंड, विदर्भ, मराठवाड़ा, इस तरीके का। वैसे ही गुजरात का एक इलाका, उसको काठियावाड़ कहते हैं, जिसके अंतर्गत भावनगर, जामनगर, द्वारका, जूनागढ़, अमरेली, राजकोट, कच्छ, भुज, ये जो जिले हैं इनको एक शब्द में हम लोग काठियावाड़ कहते हैं। तो वहां पे आपको पता होगा कि भावनगर के पास एक जगह है जहाँ के वहाँ पे बंदरगाह मिला, बहुत प्राचीन बंदरगाह। अब तो वो समुद्र से काफी दूर हो गया है, लोग वहाँ पे घूमने जाते हैं। यह विश्वास किया जाता है कि यह सभ्यता गंगा की घाटी तक फैली थी। लोथल नाम का बंदरगाह है, इसलिए यह केवल सिंधु घाटी सभ्यता भर नहीं, उससे बहुत अधिक है। अब तक हम जो जान चुके उसका बहुत महत्व है। सिंधु घाटी सभ्यता आज जिस रूप में मिली है उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और उस स्थिति तक पहुंचने में उसे हजारों वर्ष लगे होंगे। यानी उस तरीके से सिविलाइज तरीके से जीवन जीने की जो पद्धति का विकास हुआ, वो उस पद्धति तक पहुंचने में भी काफी समय लगा होगा।
आश्चर्य की बात है कि यह सभ्यता प्रधान रूप से धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। देखिए नेहरू जी बार बार जो इस चीज पे जोर देते हैं कि हमारा देश हमेशा से एक समन्वित संस्कृति का देश रहा है, यहाँ सभी लोग मिलजुल के रहते थे। धार्मिक तत्व तो मौजूद होने पर भी इस पर हावी होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। भारत में बाद के सांस्कृतिक युगों की अग्रदूत थी यह सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यताओं में संबंध स्थापित किया और व्यापार किया। कुछ दृष्टियों यानी ईरान, इराक की, मेसोपोटामिया, दजला फरात नदी की जो सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता, मिस्र देश का आज भी वही नाम है। कुछ दृष्टियों से यह सभ्यता उनकी तुलना में बेहतर थी। एक ऐसी नागर, नागर यानी नगरीय सभ्यता, गांवों का नहीं था, वहां पे एक नगर व्यवस्था, सीवेज सिस्टम, सड़क, गली, अन्नागार, स्नानागार जिसको लेकर प्रसिद्ध है, वो सारी चीजें मिली हैं। सड़कों पर दुकानों की कतारें, और दुकानें संभवतः छोटी थी। सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान भारत के बीच समय से कई दौर गुजरे जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। वैसे भी इस बीच असंख्य परिवर्तन हुए, लेकिन भीतर ही भीतर निरंतरता की ऐसी श्रृंखला चली आ रही है जो आधुनिक भारत को 6-7 हजार पुराने उस बीते युग से जोड़ती है, जब संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई थी। यह देखकर अचरज होता है कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा में कितना कुछ ऐसा है जो हमें चली आती परंपरा और रहन सहन की लोक प्रचलित रीति रिवाजों की, दस्तकारी की, यहाँ तक कि पोशाकों की फैशन की याद दिलाता है, और उस समय की वो चीजें। बच्चों एक लाइन में बताना चाहूंगा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो नागर सभ्यता है या जो सिटी की प्लानिंग है, वो सिटी की प्लानिंग अब तो पाकिस्तान आप नहीं जा सकते देखने के लिए, लेकिन अगर आप भारत में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के नगर कैसे थे इसे देखना है तो आप चंडीगढ़ चले जाइए। चंडीगढ़ का जो शहर बसा हुआ है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के सिटी के प्लानिंग के एकदम कॉपी करके बसाया गया है। तो उसको देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो कितनी एडवांस सिविलाइजेशन का दौर था उसमें। यह बात दिलचस्प है कि भारत अपनी कहानी की इस भोर बेला में, यानी शुरुआत में, एक नन्हे बच्चे की तरह नहीं बल्कि अनेक रूपों में विकसित सयाने रूप में दिखाई पड़ता है। वह जीवन के तौर तरीकों से अपरिचित नहीं है। उसने कलाओं और जीवन की सुख सुविधाओं में उल्लेखनीय तकनीकी प्रगति कर ली है। उसने केवल सुंदर वस्तुओं का सृजन ही नहीं किया बल्कि आधुनिक सभ्यता को उपयोगी और ज़्यादा ठेठ चिन्हों, अच्छे हमामों और नालियों के तंत्र का भी, हमाम यानी स्नानागार और नालियों यानी सीवेज सिस्टम। बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता को दुनिया की सभ्यता की छत कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहली बार घर में छत, यानी छत का मतलब बच्चों जैसे कि लोग झोपड़ी बना लेते थे या खपरेल का घर बना लेते थे, लेकिन जो छत की जो संकल्पना है सबसे पहली बार हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मिली, यानी वहां पे चढ़ के आप नीचे देख सकते हैं। इसलिए पूरी दुनिया में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता को सभ्यताओं की छत कहा जाता है। अब दूसरा टॉपिक आर्यों का आना। आर्यों का आना हमेशा से विवाद का एक विषय रहा है कि आर्य कहाँ से आए। ज्यादातर विद्वान मध्य एशिया से मानते हैं, कुछ विद्वान मानते हैं कि नहीं वो भारत के ही एक हिस्से से आए हैं, और कुछ विद्वान तो उसे यूरोप तक ले जाते हैं। अब कौन है आर्य? तो आर्य उत्तर भारत में बसने वाले ज्यादातर लोग जो शुरुआत में थे, आज तो पूरा भारत एक का एक हो गया है, कहीं कुछ नहीं पता चलता। माना जाता है कि आर्य कौन थे? लंबे चौड़े और गोरे रंग के जो लोग उत्तर भारत में फैले हुए हैं, और दूसरे जो मूल भारतीय जिन्हें द्रविड़ कहा जाता है वो साउथ इंडिया के लोग जिनका रंग मूलतः सांवला होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन थे, कहाँ से आए, इसका हमें अब भी पता नहीं है। यह संभावना भी इसकी संस्कृति, देश की संस्कृति थी, उसकी जड़ें और शाखाएं दक्षिण भारत में भी मिल सकती हैं। कुछ विद्वानों को इन लोगों और दक्षिण भारत की द्रविड़ जातियों संस्कृति के बीच अनिवार्य समानता दिखाई पड़ती है। यदि प्राचीन समय में कुछ लोग भारत में आए भी थे तो यह घटना मोहनजोदड़ो के समय से कई हजार वर्ष पहले घटी होगी। व्यवहारिक दृष्टि से हम उन्हें भारत के ही निवासी मान सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि उनका अंत अकस्मात किसी ऐसी दुर्घटना में होगा जिसकी कोई व्याख्या नहीं मिलती। आप लोग मोहनजोदारो फिल्म देखेंगे ऋतिक रोशन की, तो उसमें बाढ़ से उस सभ्यता को समाप्त होने और गंगा नदी के किनारे लोगों को बसने के लिए भागना ऐसा देखे होंगे। तो कुछ लोग मानते हैं सूखा, कुछ लोग मानते हैं बाढ़। सूखा का मतलब जब सिंध भाई नदी किनारे थी तभी लोग बसते थे। प्राचीन जितने भी आपको शहर मिलेंगे, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो लखनऊ हो, अयोध्या हो, मथुरा हो, पटना हो, बनारस हो, कलकत्ता हो, सभी नदियों के किनारे आपको बसे हुए मिलेंगे, क्योंकि भाई पानी बहुत जरूरी है और इसलिए नदियों के किनारे शहर बसते थे। लेकिन आप देखिए कि अगर वो नदियां दूर भागने लगे, जैसे आज नदियां दूर सिमटती हुई चली जा रही हैं, तो कैसे लोग रह पाते, कैसे पानी का व्यवस्था हो पाता? तो एक तो ये कारण माना जाता है कि नदियां सूखने लगी, रेत बढ़ने लगा, इसलिए वो पलायन कर गए लोग। और दूसरा भाई सीधा सा रीजन है कि बाढ़ आने लगे जिससे लोग मजबूर होकर भाग गए।
और सिंधु नदी अपनी भयंकर बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध है, जो नगरों और गांवों को बहा ले जाती है। तो देखिए यही बात है, उस फिल्म में भी यही दिखाया गया। यह भी संभव है कि मौसम के परिवर्तन से धीरे धीरे जमीन सूखती गई और खेतों पर रेगिस्तान छा गया हो। मोहनजोदड़ो के खंडहर अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि बालू की तह पर तह जमती गई, जिससे शहर की जमीन की सतह ऊंची उठती गई और नगरवासियों को मजबूर होकर पुरानी नींवों पर ऊंचाई पर मकान बनाने पड़े। खुदाई में निकले कुछ मकान 2 या 3 मंजिले जान पड़ते हैं। इस बात का सबूत है सतह के ऊंचे उठने के कारण समय समय पर उनकी दीवारें ऊंची उठाई गई। हम जानते हैं कि सिंधु का सूबा पुराने समय में बहुत समृद्ध और उपजाऊ था, पर मध्य युग के बाद वह ज्यादातर रेगिस्तान रह गया। इसलिए यह मुमकिन है कि मौसमी परिवर्तनों ने उन इलाकों के निवासियों और रहन सहन की पद्धति को प्रभावित किया हो, लेकिन मौसम के परिवर्तनों का प्रभाव दूर दूर तक फैली इस नागर सभ्यता के अपेक्षा की छोटे से हिस्से पर पड़ा। हमारे पास इस बात का विश्वास करने के कारण तो है कि यह सभ्यता गंगा घाटी या संभवतः उससे भी दूर तक फैली थी, पर इस बात का फैसला करने के लिए हमारे पास पर्याप्त आंकड़े नहीं है कि उसका कहाँ तक विस्तार था। वह बालू जिसने इनमें से कुछ प्राचीन शहरों पर छाकर उन्हें ढक लिया था, उसी ने उन्हें सुरक्षित भी रखा, जबकि दूसरे प्राचीन सभ्यता के प्रमाण धीरे धीरे नष्ट होते गए और समय के साथ खंड खंड हो गए। दुनिया में जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं आज उनकी चर्चाएं हैं, कुछ सामान्य रूप से प्रमाण मौजूद है। जितनी व्यवस्थित तरीके से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता के चिन्ह हमको मिलते हैं, दुनिया में वो कहीं नहीं मिलते। सिंधु घाटी सभ्यता और बाद के कालखंडों के बीच निरंतर संबंध के साथ ही इस सिलसिले के टूटने या इसमें अंतराल के प्रमाण भी मिलते हैं। यह टूटना इस बात का भी सूचक है कि बाद में आने वाली सभ्यता भिन्न प्रकार की थी। बाद में आने वाली इस सभ्यता में शुरू में संभवतः कृषि की बहुतायत थी, गोकी यद्यपि नगर और थोड़ा बहुत शहरी जीवन भी मौजूद था। खेतिहर पक्ष पर जोर शायद उन नवागंतुकों यानी किन की बात की जा रही है, आर्यों की, और आर्य थे और उत्तर पश्चिम दिशा से भारत के एक के बाद एक कई बार आए। ऐसा माना जाता है कि आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी के लगभग 1000 वर्ष पहले हुआ, क्योंकि आर्य मूलतः कृषि पर निर्भर थे। उन्होंने आगे कृषि और पशुपालन पर जोर दिया, इसलिए स्थायी जीवन का शुरुआत हुआ। और कह रहे पश्चिम उत्तर दिशा से भारत में कबीले और जातियां समय समय पर आती रही हो, और भारत में जब्ज जब्ज शब्द का प्रयोग बच्चों नेहरू जी बार बार करेंगे। जब्ज यानी समाहित हो जाना, मिल जाना, घुल मिल। सबसे पहला बड़ा सांस्कृतिक समन्वय और मेलजोल बाहर से आने वाले आर्यों और उन द्रविड़ जातियों के बीच हुआ, जो संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि थे। इस समन्वय और मेलजोल की भारतीय जातियों और बुनियादी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ, जिसमें दोनों सभ्यताओं के तत्व साफ दिखाई पड़ते। बाद के युगों में और भी बहुत सारी जातियां आई और अपना प्रभाव डाला और यहीं घुल मिल कर आ गए। यानी जो मूल भारतीय जो द्रविड़ थे, सांवले रंग के थे, और आर्यों का आपस में मेलजोल हुआ। बाद में तो भाई हम देखते हैं धीरे धीरे तमाम जातियां भारत में, चूंकि भारत में नदियां थी, पानी था, समृद्धि थी, भोजन की चीजें उपलब्ध थी, तो दुनिया भर के आक्रमणकारी और दुनिया भर की जातियां यहाँ के बस गई। कौन कहाँ से आया है हमको आज कुछ उसका अता पता नहीं। अगला टॉपिक है प्राचीनतम अभिलेख धर्म ग्रंथ एवं पुराण। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले समझा जाता है कि हमारे पास भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास वेद है। वैदिक युग के काल निर्धारण के बारे में बहुत मतभेद है। यूरोपीय विद्वान प्राय इसका समय बहुत बाद में मानते हैं और भारतीय विद्वान पहले। वेदों को बच्चों दुनिया की पहली पुस्तक कहा जाता है, और जैसा विदेशी विद्वान हमेशा भारतीयों को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, इसलिए वो बताते हैं कि नहीं नहीं, वेद तो बहुत बाद में लिखे गए हैं और हमारे यहाँ पुस्तकें बहुत पहले रची गई हैं। इस तरीके की हमारे यहाँ छापे खाने पहले बने, किताबें पहले लिखी गई, जबकि ऐसा कुल झूठ है। उसका प्रमाण कैसे मिलता है, देखिए। आजकल अधिकांश विद्वान ऋग्वेद की ऋचाओं का समय ईसा पूर्व 1500 मानते हैं, और मोहनजोदड़ो खुदाई के बाद इन आरंभिक भारतीय ग्रंथों का और पुराना साबित करने की प्रवृत्ति, क्योंकि खुद ही ये 5000 साल पुरानी सभ्यता है, तो वेद तो इससे और पहले के हैं। वस्तुतः यह हमारे पास मनुष्य के दिमाग की प्राचीनतम उपलब्ध रचना है। यानी पहली बार मनुष्य की बुद्धि अगर किसी चीज को शब्दबद्ध करती है तो वो वेद है। मैक्स मूलर ने इसे आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द, यानी पहला मतलब मौखिक और श्रुति परंपरा, जो बोलने की परंपरा है, सुनने की परंपरा है, उसके बाद पहली बार लिखित कोई प्रमाण, कोई पुस्तक के रूप में जो चीजें दुनिया के सामने आती हैं, तो वो वेद के रूप में। वेद 4 हैं, आप सभी जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। भारत की समृद्ध भूमि पर प्रवेश करने के समय आर्य अपने साथ उसी कुल के विचारों को लेकर आए थे जिससे ईरान में अवेस्ता की रचना हुई। भारत की धरती पर उन्होंने उन्हीं विचारों का पल्लवन किया। वेदों और अवेस्ता की भाषा में अद्भुत साम्य है। बहुत सारे शब्द आपको ऐसे मिलेंगे जैसे पिता
या कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको ईरानी भाषा जिसमें अवेस्ता, जिनको ईरान का आप वेद कह सकते हैं, और भारतीय वेद जो संस्कृत भाषा में रचे गए उनमें एक बहुत गजब की समानता आपको दिखाई देगी। कहा गया है कि वेद भारत के अपने महाकाव्यों की संस्कृत की अपेक्षा अवेस्ता के बहुत अधिक निकट होंगे। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो ईरानी और भारतीय दोनों लोग एक ही जैसे रखते हैं। जैसे एक विद्यालय में हमारे भट्टाचार्य सर हैं, उनकी बेटी है, उसका नाम है अनाहिता। तो जो अनाहिता नाम है उन्होंने हिंदी नाम जान के रखा होगा निश्चित रूप से, लेकिन ये ईरान में भी लड़कियों के ये नाम मिल जाता है, क्योंकि अनाहिता वेदों में भी है और अनाहिता अवेस्ता में भी है। ऐसे तमाम साम में मिल जाएंगे हमको वेदों और अवेस्ता में। आइए हम विस्तार से वेदों पर चर्चा करते हैं। बहुत से हिंदू वेदों को प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं, यानी ईश्वर ने उनको जन्म दिया। उनका असली महत्व इस बात का उद्घाटन करने के कारण है कि विचारों की आरंभिक अवस्था में मानव मस्तिष्क ने कैसे अपने को व्यक्त किया। यानी पुस्तक के रूप में शब्दबद्ध रिप्रेजेंटेशन पहली बार हमको अगर कहीं दिखाई देता है तो वेद के रूप में। उससे पहले मनुष्य का विचार शब्दबद्ध होकर सामने आया हो ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। वह मस्तिष्क सचमुच कितना अद्भुत था। वेदों की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। अतः वेद का सीधा साधा अर्थ है अपने समय के ज्ञान का संग्रह। उसमें न मूर्ति पूजा है न देव मंदिर। वैदिक युग के आर्यों में जीवन के प्रति इतनी उमंग थी कि उन्होंने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया। वे मृत्यु के बाद किसी प्रकार के अस्तित्व में बहुत अस्पष्ट ढंग से विश्वास करते थे। यानी कर्म प्रधान संस्कृति की बात कर रहे हैं यहाँ पे नेहरू जी। पहला वेद यानी ऋग्वेद शायद मानव जाति की पहली पुस्तक है। अब शायद शब्द यहाँ पे नेहरू जी लगाए हैं, शायद विदेशी विद्वानों का इन पर भी कुछ प्रभाव है। इसमें हमें मानव मन के सबसे आरंभिक उद्गार मिलते हैं, काव्य प्रवाह मिलता है और प्रकृति के सौंदर्य और रहस्य के प्रति हर्षोन्माद मिलता है। इसके अलावा हमें मनुष्य के उन साहसिक कारनामों का रिकॉर्ड मिलता है जो लंबे समय पहले किए गए हैं। यहीं से भारत ने एक ऐसी तलाश आरंभ की जो उसके बाद कभी समाप्त नहीं हुई। यानी वेदों के बाद लगातार उस तरीके की खोज और पुस्तकें लिखी गई। आपको बच्चों को पता होगा, वेदों के बाद उपनिषद रचे गए, पुराण रचे गए, इतिहास ग्रंथ रचे गए, तमाम विद्वान चिकित्सा और वैज्ञानिक गणित ग्रंथ सब रचे गए। सभ्यता के उषा काल में यानी प्रारंभ में ही प्रबल और सहज कल्पना संपन्न लोग जीवन में छिपे हुए अनंत रहस्यों को जानने के लिए सजग हुए। उन्होंने अपनी सहज आस्था के कारण प्रकृति के प्रत्येक तत्व और शक्ति में देवत्व का आरोप किया, पर इसमें सब में साहस और आनंद का। देखिए बच्चों, शुरुआत में चीज़ों के लिए कैसे देवत्व का आरोपण किया गया, पीपल का पेड़ हो, नीम का पेड़ हो, चाहे कोई भी चीज़, तो देखते हैं कि बाद में उसके वैज्ञानिक पक्ष भी हमारे सामने आए, क्योंकि उन चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए उन पर देवत्व का आरोपण कर उन्हें बचाने का जो उन्होंने प्रयास किया, वो वास्तव में बाद में आज गंगा नदी को हम माँ का दर्जा देते हैं, और नहीं तो आज गंगा नदी जिस अवस्था में बची हुई है शायद वो भी नहीं रहता। बहुत से पश्चिमी लेखों ने इस ख्याल को बढ़ावा दिया कि भारतीय लोग परलोक परायण हैं। मैं समझता हूँ कि हर देश के निर्धन और अभागे लोग एक हद तक परलोक में विश्वास करने लगते हैं, जब तक कि वे क्रांतिकारी नहीं हो जाते। यह बात गुलाम देशों पर लागू होती है। यानी देखिए बच्चों, एक सीधी सी बात है कि आदमी भगवान के पास कब जाता है। आप परीक्षा दिए, जब तक आप परीक्षा दे रहे थे आपका अपने कलम चल रहा था, आपको अपने विश्वास था, लेकिन जब कॉपी जमा हो गई, अब परिणाम क्या होगा इसके लिए आप किससे उम्मीद लगाएंगे? भगवान से। जब हमारे राजा महाराजा सब हार गए, कभी वो मुगलों के गुलाम हो गए, कभी अंग्रेजों के गुलाम हो गए, तो आखिर हम किससे उम्मीद लगाएं? अब तो हम भगवान के पास ही जाएंगे। तो अक्सर कमजोर, लाचार, निराश व्यक्ति भगवान के शरण में जाता है जब उसको लगता है कि व्यक्ति उसका कोई भला नहीं कर सकता। नेहरू जी यही कह रहे हैं। हमें भारत में भी और स्थानों की तरह विचार और कर्म की दो समानांतर विकसित होती धाराएं दिखाई पड़ती हैं। एक जो जीवन को स्वीकार करती है, जो दूसरे जो जिंदगी से बचकर निकल जाना चाहती है। अलग अलग युगों में कभी एक पर बल होता है और कभी दूसरी पर, परंतु इतना निश्चित है कि वैदिक सभ्यता की मूल पृष्ठभूमि परलोकवादी या इस विश्व को निरर्थक मानने वाली नहीं थी, वो कर्मवादी थी। जब भी भारत की सभ्यता में बाहर आई, तब ऐसे हर दौर में जीवन और प्रकृति में लोगों ने गहरा रस लिया, जीने की प्रक्रिया में आनंद लिया। ऐसे ही युगों में कला, संगीत और साहित्य, साथ ही गाने, नाचने की कला, चित्रकला और रंगमंच सबका विकास हुआ। अगर इतनी चीज़ें भारत में रची गई हैं तो ऐसा लोग परलोकवादी नहीं थे, वो जीवन को साहस से जीना चाहते थे, इसलिए इन चीज़ों का आविष्कार भारत में हुआ। इस बात को ग्रहण करना मुमकिन नहीं है कि कोई संस्कृति या जीवन दृष्टि जिसका आधार परलौकिकता हो या जो विश्व को व्यर्थ मानती हो, वह सशक्त और विविधतापूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति के इतने रूपों की रचना कर सकती थी। जो संस्कृति और बुनियादी तौर पर परलौकिकतावादी होगी, वह हजारों वर्ष तक नहीं बनी रह सकती।
इससे पता चलता है। और इसी पे आगे बढ़ाते हुए नेहरू जी लिखते हैं, भारतीय संस्कृति की निरंतरता। हमें आरंभ में ही एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत दिखाई पड़ती है जो तमाम परिवर्तनों के बावजूद आज भी बनी हुई है। इसी समय मूल आदर्श आकार ग्रहण करने लगते हैं और साहित्य और दर्शन, कला और नाटक तथा जीवन के और तमाम क्रियाकलाप इन आदर्शों और विश्व दृष्टि के अनुकूल चलने लगते हैं। इसी समय उस विशिष्टतावाद और छुआछूत की प्रवृत्ति का आरंभ दिखाई पड़ता है, जो बाद में बढ़ते बढ़ते असह्य हो जाती है। अब देखिए, जो जीवन का जो वर्ण व्यवस्था का शुरुआत हुआ, इसीलिए हुआ कि समाज में हर एक काम को करने के लिए हर एक प्रकार के लोग चाहिए। तो पहले उनकी रुचि के अनुसार इसका निर्धारण हुआ, बाद में जन्म के आधार पर हो गया। तो जब जन्म के आधार पर हो गया तो वहीं से अपने पुत्र को अपने ही काम में सौंपने की जो आदत शुरू हुई, तो बड़े लोग अपने आप को सिमटते चले गए, बड़े होते चले गए, और नीचे के लोगों का जीवन छुआछूत और इससे भर गया। एक जो कुरीति और जो कमी आई उसी दौर से आगे बढ़ी। यह प्रवृत्ति आधुनिक युग की जाति व्यवस्था है। यह व्यवस्था एक खास युग की परिस्थिति के लिए बनाई गई थी। मैं बताया बच्चों कि एक समय में सभी काम करने के लिए सभी प्रकार के लोगों के, आप देखिए एक विद्यालय का उदाहरण लीजिए, वहां पे एक प्रिंसिपल से लेके प्यून तक की जरूरत होती है। सभी लोग प्रिंसिपल बन जाएंगे तो विद्यालय नहीं चलेगा। लेकिन अब प्यून का बच्चा प्यून ही बनेगा, अगर ऐसा नियम बना दिया जाए, और प्रिंसिपल का बच्चा प्रिंसिपल बनेगा, तो सोचिए कि अगर कोई प्रतिभावान है तो वो तो जीवन भर प्यून ही पीढ़ी दर पीढ़ी बनता जाएगा। तो ऐसी ही जाति व्यवस्था भारत में है। कह रहे देखिए, इसका उद्देश्य उस समाज व्यवस्था को मजबूत करना था, लेकिन वो क्या बन गई, कारागृह बन गई। फिर भी यह व्यवस्था लंबे समय तक बनी रही। उस ढांचे के भीतर बंधे रहते हुए भी सभी दिशाओं में विकास करने की मूल प्रेरणा इतनी प्राणवान थी कि उसका प्रसार सारे भारत में और उससे आगे बढ़कर पूर्वी समुद्रों तक हुआ। इतिहास के इस लंबे दौर में भारत अलग थलग नहीं रहा। ईरानियों और यूनानियों से, चीनी और मध्य एशियाई तथा अन्य लोगों से उसका संपर्क बराबर बना रहा। 3-4 हजार वर्षों तक यह सांस्कृतिक विकास और उसका अटूट सिलसिला अद्भुत है। यानी इन जाति बंधनों, इन छुआछूत, इन सब के बावजूद भी भारत की विकास की प्रक्रिया नहीं रुकी। अब वेदों से आगे हम उपनिषद की ओर आते हैं। उपनिषदों की संख्या 108 मानी गई है। उपनिषदों का समय ईसा पूर्व 800 के आसपास माना जाता है। वे हमें भारतीय आर्यों के चिंतन में एक कदम और आगे ले जाते हैं, और यह एक लंबा कदम है। बच्चों, उपनिषद क्या है? एक तरीके से मान लीजिए वेदों की व्याख्या है, उनका एक्सटेंशन है, उनका विस्तार है। उपनिषदों में जांच पड़ताल और चेतना और चीजों के बारे में सत्य की खोज का उत्साह दिखाई पड़ता है। यह सही है कि सत्य की यह खोज आधुनिक विज्ञान की वस्तुनिष्ठ पद्धति से नहीं की गई, फिर भी उनके दृष्टिकोण में वैज्ञानिक पद्धति का तत्व मौजूद है। जीवन क्या है, हम किस लिए आए हैं, ईश्वर, आत्मा पे उपनिषदों में बहुत ही गंभीरता से चिंतन हुआ है। वे किसी किस्म के हठवाद को अपने रास्ते में नहीं आने देते। उनका जोर अनिवार्य रूप से आत्मबोध पर है, व्यक्ति की आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान पर है। इन दोनों को मूलतः एक ही कहा गया है। बाह्य वस्तु जगत को मिथ्या तो नहीं कहा गया, पर उसे सापेक्ष रूप में सत्य कहा गया है, आंतरिक सत्य के एक पहलू के अर्थ में। यानी ये संसार जैसे नहीं है कि ये ईश्वर एक है, उन्हीं की हम संतान है, और बाकी सब यहाँ जो हो रहा है ये सब क्या है, ईश्वर की लीला है। मनुष्य, ईश्वर जो चाहता है वही मनुष्य करता है, मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं। उपनिषदों में इन सब संदर्भों पे बड़ी गंभीर चर्चा की गई है। भले उनका झुकाव क्या रहा, अद्वैतवाद की ओर रहा, यानी ईश्वर एक है, बाकी सभी उसकी संतान है, और जो कुछ हो रहा है ईश्वर की इच्छा के अनुसार हो रहा है। और सारे दृष्टिकोण का इरादा यही मालूम होता है कि उस समय जिन मतभेदों के कारण भयंकर वाद विवाद हो रहे थे, उन्हें किसी तरह कम किया जाए। यह समंजन का रास्ता है। जादू टोने में दिलचस्पी या उसी किस्म के लोकोत्तर ज्ञान को सख्ती से निरुत्साहित किया गया, और बिना सच्चे ज्ञान के कर्मकांड और पूजा पाठ को व्यर्थ बताया गया। यानी अगर आपको सच्चा ज्ञान नहीं है, आप कर्म नहीं कर रहे हैं, तो सारे के सारे पूजा पाठ व्यर्थ हैं। यानी कर्म की प्रधानता उपनिषदों में बताई गई। उपनिषदों की सबसे प्रमुख विशेषता है सच्चाई पर बल देना। उपनिषदों की मशहूर प्रार्थना प्रकाश और ज्ञान की कामना की, असत से मुझे सत्य की ओर ले चल, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल, मृत्यु से अमृत की ओर ले चल। बार बार हमें एक बेचैन मन झांकता दिखाई पड़ता है, जो निरंतर किसी खोज में, किसी प्रश्न का उत्तर पाने में लगा रहता है। ऐतरेय ब्राह्मण में इस लंबी अनंत अनिवार्य यात्रा के बारे में एक स्रोत है। बच्चों, ये जो ऊपर लाइन आई है उसमें आप पढ़े हैं ना, अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु माँ मृतम गमय। तो ये असत्य से हमको सत्य की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले गए। अब ऐतरेय ब्राह्मण का क्या है, चरैवती चरैवती, यानी हे यात्री, इसलिए चलते रहो चलते रहो। बच्चों, ये चरैवती चरैवती क्या है कि जीवन में हमें कभी रुकना नहीं है,
हमेशा आगे बढ़ते रहना है। जहां आज हम है उसे, अगर हम स्थिर हो जाते तो जो हम पंखा ताड़ के पंखा झल रहे थे, वो कभी हमारे सीलिंग फैन का रूप नहीं धरता, कभी वो कूलर नहीं बनता, वो कभी एसी नहीं बनता। यानी हमको कभी नहीं रुकना है, हमेशा जीवन और ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ते जाना है। बच्चों, इस पाठ चूंकि ये बड़ा है, इसलिए इसको हम 3-4 हिस्सों में बांट कर पढ़ेंगे। ये अभी सिंधु घाटी सभ्यता पाठ का पहला हिस्सा, दूसरे हिस्से के साथ हम कल मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।